सो इंट्रोडक्शन। सो जो टर्म इकोनॉमिक्स है वो हमारा डिराइव हुआ है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज़ इकोनॉमिक्स। ऑइको का मतलब हाउस होल्ड होता है, नॉमिक्स का मतलब मैनेजमेंट। तो पूरा प्रॉपर अगर हम मीनिंग देखें तो दैट इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। बेसिक कंसेप्ट्स की अगर हम बात करें तो पहला गुड्स एंड सर्विसेज जो कि सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को, ठीक है। सो जो गुड्स हैं दीज आर टेंजिबल एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल होती हैं। गुड्स की एक फिजिकल डायमेंशंस होती हैं, वहीं पे जो सर्विसेज हैं वो वेरी करती हैं क्रॉस रीजन्स, एंड वो क्या होती है हेट्रोजीनियस होते हैं। मतलब ऐसा कोई फिजिकल डायमेंशन नहीं होता इनका बेसिकली। जो हमारे गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडली, इसका मतलब है ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारी इनएक्सेसिबल है, इसका मतलब भी यही होता है कि वो नॉन ट्रांसफरेबल है। दीज आर नॉन ट्रांसफरेबल, ठीक है। नाउ गुड्स, काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो दीज आर टाइप फ्री गुड्स होते हैं जो कि अवेलेबल है नेचर में, एंड मैन को पे नहीं करना है, डज नॉट नीड टू इनकर एनी एक्सपेंडिचर नहीं करना है उनको इस्तेमाल करने के एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं है, प्लांटी में स्कार है अपनी सप्लाई, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, हैज़ टू स्पेंड मनी, हमें इन पर खर्चा करना पड़ेगा, वो यूज़ करने के लिए एग्जाम्पल है इसका। पब्लिक गुड्स जो कि अवेलेबल टू एवरीवन है, ठीक है, चाहे कोई पे करे और कहीं ना करे। फॉर एग्जाम्पल हमारा नेशनल डिफेंस। वी हैव द प्राइवेट गुड्स, गुड जो कि कंज्यूम करेगा एक सिंगल पर्सन हाउस होल्ड करता है। एग्जाम्पल फूड एंड ड्रिंक। हमारा जो कंज्यूमर गुड्स है वो क्या होते हैं, ये वो गुड्स होते हैं जो कि परचेज होते हैं बाय द हाउस होल्ड फाइनल कंजप्शन के लिए, एंड यहाँ पे कोई भी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं होगा। अनदर टाइप के हैं दैट इज़ ड्यूरेबल, जो मतलब काफ़ी देर तक चलेंगे, लॉन्गर उनका लाइफ स्पैन होगा, जैसे एग्जाम्पल टीवी एंड कार। सेमी ड्यूरेबल ये गुड्स होंगे जो कि पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली ज़्यादा चलेंगे, दैट इज़ क्लोथ्स। देन वी हैव द नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये गुड्स जो है सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स होते हैं, मतलब एक बार यूज़ कर लिया, दैट इज़ द जैसे कि ब्रेड एंड फ्रूट। नाउ कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो कि यूज होते हैं ना प्रोडक्शन प्रोसेस में, एग्जाम्पल इज मशीन्स। दैन गिफन गुड्स क्या होते हैं? इनको इन्फीरियर गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हमारे एक्सेप्शन होते हैं टू द लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम आगे जाके उससे पढ़ लेंगे, पहले देख लेते हैं। तो डिमांड जो है इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो उनकी जो डिमांड है वो वैसे बढ़ती है जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं, इस तरीके होते हैं वैसे, ठीक है। नाउ हमारा जो वेबलन गुड्स है, हमारी हाई क्वालिटी प्रीमियम बहुत सारे महंगे गुड्स होते हैं, ठीक है। सो और ये भी हमारे डिमांड फॉर विच इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे इनका प्राइस बढ़ता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कार्स, एक्सपेंसिव एसेसरीज वगैरह। कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड होते हैं दैट आर गुड्स जो कि हमारे क्या होते हैं, गुड्स विच आर यूज टू बी टुगेदर, जिनको हम यूज़ करना है टुगेदर, मतलब एक दूसरे के बिना कर नहीं सकते। लाइक डीवीडी एंड हमारा टीवी, तो एक दूसरे के बिना वो बेकार है, दोनों होना चाहिए तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन विद द डीमेरिट गुड, मतलब जिनका कोई मेरिट ना हो, कोई पॉजिटिव ना हो, जिनके पास कुछ नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ हो, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो, जैसे कि अल्कोहल एंड सिगरेट। नाउ व्हाट हैपन अगर कम्युनिटी प्रोवाइड है फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट, सो वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस द पब्लिक। हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, देखो हम एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक सर्विसेज को, फ्री में ले सकते हैं। दिस वुड ऑलवेज कम एट अ कॉस्ट ऑफ समबडी पेइंग फॉर इट। वेल इसके लिए कोई ना कोई पे कर रहा है। सो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। मतलब एक तरीके से जो यूज़ कर रहा है वो तो एक तरीके से कंज्यूमर है और वो पे नहीं कर रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है? जो टैक्स पे कर रहा है, सिंपल। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, कितना कोई भी चीज़ आपके लिए मतलब आपको सेटिस्फाई कर रही है, ये भी हम कह सकते हैं यूजफुल है, सेटिस्फाइंग पावर उसके अंदर। ये हमारी दैट इज साइकोलॉजिकल होती है। इसका मतलब है जैसे कि वेजिटेरियन को कोई मतलब नहीं है मटन से, तो इट्स लाइक दैट उसके वो उसका कोई काम उससे यूटिलिटी नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस नहीं हो सकती, बिकॉज एक स्मोकर है उसको तो मतलब ऐसा नहीं कि उसका लिए उसके लिए एक यूज़ है उसका, बल्कि उसकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, लेकिन फिर भी यूटिलिटी है। यूटिलिटी सेम एज प्लेजर भी नहीं होती, जैसे कि सिक लोग हमारी मेडिसिन खा रहे हैं। यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन वांट, मतलब बेसिकली ह्यूमन की वांट के बारे में बता रहे हैं कि कितना वो चाह रहे हैं खाना, वो बताते हैं बेसिकली। जैसे कि इसीलिए हमारे पास डिमिनिशिंग यूटिलिटी आता है, मतलब एक पीरियड के बाद हमारी जो सेटिस्फेक्शन है पार्टिकुलर थिंग्स है वो डाउन हो जाती है। यूटिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है जो स्पोकर की यूटिलिटी है सिगरेट से आती है उसको मेजर नहीं कर सकते आप न्यूमेरिकली, राइट। यूटिलिटी को एथिकल या मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं होती है, जैसे कि कुक ड्राइव करता है यूटिलिटी, कैसे उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा है, नाइफ्स, मतलब एक तरीके से कोई एग्जैक्ट यूज़ नहीं है ना हर चीज़ का, किलर उसी को मतलब मारने के लिए यूज़ करेगा। प्राइस क्या होता है? प्राइस मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स जो भी हमारे टर्म्स ऑफ मनी में, तो उसको हम प्राइस कह देते हैं। कॉस्ट क्या होते हैं? दैट इज एक्सपेंसेस जो भी इनकर्ड है मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारी स्पेसिफिक क्वांटिटी को। अब कॉस्ट के कंसेप्ट जो देखें तो दैट इज अ मनी कंसेप्ट। मनी कंसेप्ट मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी एक तरीके से उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। देन रियल कॉस्ट होती है, दैट इज अ पेमेंट मेड टू कंपनसेट। इसका मतलब है पेमेंट जो भी अपनी कंपनसेट एफर्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ओनर्स, मतलब एफर्ट्स को गिन रहे हैं यहाँ पे, मनी को नहीं गिन रहे। लाइक एंड दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, हमने पहले भी ये बताया था कि ऑल्टरनेटिव यूज है, फिर ट्रांसफर कॉस्ट पे इनको कह देते हैं ऑल्टरनेटिव कॉस्ट या ट्रांसफर कॉस्ट। जैसे फार्मर कल्टीवेट कर सकता है पैडी एंड शुगर केन फार्मलैंड में, अगर वो कल्टीवेट करता है पैडी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो पैडी को हमारे आउटपुट की होगी वो अमाउंट इज अमाउंट ऑफ शुगर केन आउटपुट गिवन अस, ठीक है।
मतलब वो नहीं करते तो वो करते तो उसमें कितने कॉस्ट आती है इस तरीके से। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेबल कॉस्ट, मतलब हम ट्रेस कर सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा, ठीक है। ऐसे एक्सपेंसेस, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं कि हाँ ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ऑल्टर भी कर सकते हैं इवन, ठीक है ना। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, जो कि हमारी अनट्रेजेबल हैं, डेफिनेटली उनको हम ऑल्टर भी नहीं कर सकते, जैसे कि पावर रेट बढ़ गया तो हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे प्राइवेट कोस्ट का मतलब है बहुत सारे एक्सपेंसेस जो कि हमारी इनका एक कंपनी करेगी ऑर्डर टू अचीव करने के लिए अपने गोल को। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है यूज़ करते हैं इसको बोथ पर्सनल एंड बिजनेस पर्पसेस के लिए, मतलब कैसे भी यूज़ करेंगे। सोशल कॉस्ट मतलब अपने ऊपर है, आपका जो कंपनी का खर्चा आ रहा है ना प्राइवेट, वो सोशल कॉस्ट का मतलब है कम्युनिटी जो सफ़र कर रही है। सोशल कॉस्ट है जैसे कि वाटर पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हो, कॉस्ट सबको ही लेनी पड़ रही है। फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है जो कि कांस्टेंट रहती है रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्शन वॉल्यूम, चाहे बढ़े या घटे, फिक्स रहेगी, जैसे कि हमारा रेंट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट जो है फ्लैक्चुएट करती है डिपेंडिंग कि क्या हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होता है, कॉर्पोरेशन मेक्स अ पॉलिसी डिसीजन और पॉलिसी चेंज, ये कॉस्ट जो है इनकर्ड होती है। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, एक्विजिशन ऑफ न्यू कंज्यूमर्स, अपडेट ऑफ गियर टू इंक्रीज, मतलब एक तरीके से क्या है यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन, जो मतलब कुछ बदलाव की वजह से जो भी कॉस्ट आ रही है उसको हम कहते हैं। संक कॉस्ट का मतलब है जो कि डूब गई है, एक्सपेंसेस जो एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी इनकर्ड कर रखे हैं उनको रिकवर नहीं कर सकते, जैसे कि एडवर्टाइजिंग कर दिया आपने एक बार खत्म। हम बात करते हैं मार्केट का, तो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्या करते हैं हमारे बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। रेवेन्यू का क्या मतलब होता है, टोटल जो भी इनकम ऑब्टेन हुई है फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से जो भी पैसा आया उसको हम कह देते हैं। इनकम का क्या मतलब होता है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो कि अर्न करा फ्रॉम सेलिंग, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि रेवेन्यू जो हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू इक्वल्स टू होता है दैट इज सॉरी इनकम इक्वल्स टू होती है दैट इज इनकम इक्वल्स होती है दैट इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस में से जब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। तो मतलब एक तरीके से जो रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ सॉरी इनकम इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। और इंडिफरेंस का क्या है, इंडिफरेंस का क्या मतलब होता है, ग्राफ होता है जो कि शो करता है, तो हम दो गुड्स को लेते हैं जो भी है और उनकी सेटिस्फेक्शन को बेसिकली एंड यूटिलिटी को बेसिकली मेजर करते हैं, तो इस तरीके का ये बनता है बेसिकली। इंडिफरेंस कब हमारा इस तरीके का बनता है कि अगर प्रोडक्ट ए जो है अगर इतना खरीदने हैं दैट इज 6 खरीद रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट बी है उसको अगर 2 खरीद रहे हैं तो सेम सेटिस्फेक्शन ऑफ लेवल है। ऐसे अगर हम इसको दैट इज़ 4 खरीदेंगे और इसको अगर हम 2 खरीदेंगे तो भी हमारा सेम सेटिस्फेक्शन होगा, इस तरीके से दैट इज़ इंडिफरेंस कब, ज़्यादा नहीं जाना है। बाकी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, माइक्रो है, मैक्रो है, ठीक है, 2 टाइप की है। नीचे अच्छे से पढ़ेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, हमारी स्टडी करती है स्पेसिफिक मार्केट को हम पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एंटायर इकोनॉमी की करते हैं, जिसमें बहुत सारी क्या होती है हमारी, बहुत सारी टाइप की हमारी क्या होती हैं, एक वैरायटी ऑफ मार्केट एरियाज होती है। ये कंसर्न इसका मेन क्या है, ये क्या करती है, डिमांड को देखती है, सप्लाई फैक्टर, प्राइसिंग वगैरह, कोई नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ को देखती है। इसका एप्लीकेशन यूज़ क्या है, ये कंसर्न है ज़्यादा हमारी ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम गोल जो भी होता है इंडियन कंज्यूमर्स का एंड प्रोड्यूसर्स का, और ये ज़्यादा कंसर्न है हमारी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस एंटायर, मतलब पूरी इकोनॉमी को लेती है। इसका सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, मतलब मैनेज करेगी प्रोडक्ट के प्राइसेस वराइजेस को मैनेज कर देगी, ये बेसिकली प्राइस स्टेबिलिटी को रखेगी, ठीक है। इकोनॉमिक चैलेंजेस से बचाएगी। कंसेप्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक के, तो पहला है डिमांड। डिमांड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ थिंग जो कस्टमर विलिंग टू बाय, मतलब खरीदना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, ड्यूरिंग एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। नाउ क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट, तो कितनी कॉस्ट आ रही है, तो प्राइस ऑफ द जो मेरी कम्युनिटी वेरी करता है, सो डज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट जो उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, ठीक है, तो मतलब जैसे उसकी प्राइस, हाँ उसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है, मतलब वही प्राइस जो है वो डिपेंड करता है। देन कंज्यूमर की इनकम कितनी है, वो कंज्यूमर बढ़ती है तो डिमांड ज़्यादा करेगा, कंज्यूमर घटेगी तो कॉस्ट ऑफ लिंक्ड जो गुड्स एंड सर्विस, मतलब अगर एक उससे लिंक एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो अगर पेट्रोल, जिसकी पेट्रोल का प्राइस बढ़ा तो हमारी जो कार है, सॉरी वो कार भी कम ही यूज़ होगी, एक तरीके से कार की डिमांड कम हो सकती है, अगर हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस पर बदल जाए कि भैया फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, तो ऐसा है कि फ्यूचर में भैया जो प्राइस है वो राइज करेंगे तो हमारा क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। बायर्स कितने हैं मार्केट में, तो डिमांड जो होती है कम्युनिटी वो वेरी करते हैं, क्वांटिटी कितनी है उसके बायर, ठीक है। कम बायर है तो कम डिमांड है, ज़्यादा बायर है तो ज़्यादा डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है बेसिकली प्राइस के साथ फॉल इन प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्ट विद द राइज इन प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड जो है घटेगी, एंड जो प्राइस है वो घटेगा तो डिमांड हमारी बढ़ेगी। इस तरीके से इसको हम कहते हैं दैट इज़ अ लॉ ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या है हमारी क्वांटिटी डिमांड में ड्यू टू गिवन चेंज इन प्राइस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर प्राइस में इतना बदलाव आ रहा है तो डिमांड में कितना बदलाव आएगा, सिंपल सी बात है। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या बात करें, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कॉमनली जिसको हम कह रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर टू एक रिस्पॉन्सिवनेस सेंसिटिवनेस ऑफ डिमांड, मतलब वही प्राइस से रिगार्डिंग। इनकम का मतलब है इनकम से रिगार्डिंग की इनकम में चेंज,
तो डिमांड में कितना चेंज। ऐसे हमारा ये क्रॉस है, दिस इज क्रॉस। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, जो भी डिमांड है एक हमारी कमोडिटी की एज अ रिजल्ट ऑफ स्मॉल चेंज, मतलब छोटा चेंज आया है लेकिन फिर उससे कितना बदलाव आया है, ठीक है, वो हो जाता है। दैन देयर इज एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब है चेंज इन डिमांड हो रही है ड्यू टू चेंज इन एडवर्टाइजिंग, या फिर कोई प्रमोशनल एक्सपेंसेस बदला है, इस वजह से क्या डिमांड में कोई क्या चेंज आया। तो मतलब नाम से ऐसे ये सारी क्या है, पहचानने लायक है, ठीक है। नाउ एक्सेप्शंस होती है लॉ ऑफ डिमांड के, इसलिए गिवन मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे जैसे आपकी जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते हैं तो डिमांड घटती है, ठीक है, एंड जो प्राइजेस हैं वो घटते हैं तो डिमांड बढ़ती है, ये हमारा नॉर्मल है। लेकिन अगर हम गिवन गुड्स की बात करें तो एक गुड्स जो है ऑबे नहीं करते हमारी डिमांड कब को। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इज दैट द प्राइस राइजेस क्वांटिटी रिक्वायर्ड ऑल्सो राइजेस। जैसे जैसे भारत जिनका प्राइजेस बढ़ता है ना तो हम इनको ज़्यादा खरीदते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द आयरिश पोटैटो फेमाइन, जो प्राइजेस हैं पोटैटो के वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बहुत ऊपर चलेगा। हाउ एवर पीपल सेव मनी फॉर मोर एक्सपेंसिव फूड्स लाइक मीट एंड बॉट मोर पोटैटोज टू स्टिक टू देयर डाइट। सो दिस इज अ कॉज ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन। मतलब इसीलिए क्या है, अगर सस्ती चीज़ महंगी होती है ना तो हमारी डिमांड ना उसकी एक्चुअली बढ़ती है, क्योंकि हमेशा कहते हैं ना कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो इट्स लाइक दैट। एंड वेब्रेंट गुड्स क्या है, जो डिमांड है इन सारी लग्जरी गुड्स की वो भी राइज होती है जर प्राइस कॉस्ट राइज होते हैं, बिकॉज हम उसको ना थोड़ा सा मतलब उस स्टेटस सिंबल के लिए, जैसे कि हम वॉच को रॉलेक्स की वॉच खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, बिकॉज हमें सिर्फ एक स्टेटस का सिंबल चाहिए कि हाँ भैया ये तो बहुत महंगी है इसलिए हम इसको खरीदेंगे, दैट इज इट, ठीक है। नाउ सप्लाई की अगर हम बात करें, तो सप्लाई इज अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कि सेलर विलिंग टू गिव है मार्केट में स्पेसिफिक प्राइस पे एक सर्टेन टाइम फ्रेम के अंदर एंड वेरियस एलिमेंट्स इसके अंदर, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स क्या है, जैसे कि प्राइस है, हायर द प्राइस लार्जर द सप्लाई, सिंपल सी बात है, तो पता ही है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो सप्लाई ऑफ गुड्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमारा अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई ऑफ गुड्स क्या है, इन्वर्सली मतलब जो है सप्लाई कम करेंगे, अभी बहुत महंगी हो रही है वो बनाने में इतनी महंगी है। टैक्सेशन पॉलिसीज, अगर हमारी जो सप्लाई ऑफ गुड्स है रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं, ठीक है। और प्रोडक्शन की टेक्निक्स, दैट इज अगर लो आउटपुट आ रहा है और अब्सोल्यूट प्रोडक्शन टेक्निक है तो हम रिड्यूस कर देंगे सप्लाई को, सिंपल वाइज वर्सा। फैक्टर जो हमारी प्राइजेस हैं उनकी अवेबिलिटी क्या है, ठीक है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि हम बात करें रॉ मटेरियल, जैसे हम बात करें मशीन, जैसे कि हम बात करें इक्विपमेंट, जैसे कि लेबर एंड आर इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है, जो प्राइस है ऑल्टरनेटिव एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स के, उनके पास एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है प्रोडक्ट की सप्लाई पे, ठीक है। मतलब अगर रिलेटेड गुड का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो वो लोग उसकी डिमांड करने लगेंगे, तो हमें उसको सप्लाई करेंगे तो बेटर रहेंगे, हम फायदे में रहेंगे, राइट। द लॉ सप्लाई का मतलब क्या होता है, इसका एक पॉजिटिव रिलेशन होता है हमारे प्राइस के बीच में एंड सप्लाई के बीच में। जैसे जैसे हमारा जो प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे हमारी सप्लाई बढ़ती है, क्योंकि उसको अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब वही है, देखो दोबारा से एक रिलेशनशिप सप्लाई के बीच में और उसके प्राइस, मतलब जैसे जैसे क्या चेंज आ रहा है हमारी सप्लाई में, प्राइस में, तो उससे सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है। तो पहला है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, तो 1% अगर चेंज आया है हमारी प्राइस में, अगर 1% चेंज आया तो मोर देन 1% चेंज अगर हमारी क्वांटिटी सप्लाइड में आएगा, मतलब हमारे यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस है वो लेसर देन चेंज इन सप्लाई हो गया है, ठीक है। ये 1% था, ये 1% से ज़्यादा। यूनिटरी होता है, जो चेंज है वो एकदम से एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट से अगर 10% बढ़ रहा है तो वो भी 10% बढ़ रहा है, 10% घट रहा है तो एकदम से वो भी 10% घट रहा है, इस तरीके से। दैन रिलेटिवली इन इलास्टिक हो क्या होता है, 1% जो चेंज आता है हमारे प्राइस में उसे लेस देन 1% चेंज आया है हमारी क्वांटिटी सप्लाई, मतलब सप्लाई में ज़्यादा चेंज नहीं आया है, थोड़ा बहुत ही हमारा जो है दैट इज़ प्राइस में तो काफ़ी चेंज आया है लेकिन हमारी सप्लाई में कब है। एंड परफेक्टली इन इलास्टिक जो हमारी होती है दैट इज़ 1% जो चेंज आया प्राइस ऑफ द कमोडिटी में और नो चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें कुछ चेंज ही ना है, कोई बदलाव ही ना है, एक तरीके से इसलिए बोल रहे हैं ना परफेक्टली इन इलास्टिक, कुछ इलास्टिक है, कुछ बदलाव ही नहीं आया ना एक तरीके से। और परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जहाँ पे चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉजेज एक बहुत बड़ा चेंज आ गया, इन्फानाइट चेंज आ जाए, ठीक है। तो चेंज इन प्राइस से क्या हो जाए, इन्फानाइट चेंज आ जाए हमारे चेंज इन सप्लाई, ठीक है। एंड देन मार्केट इक्विलिब्रियम में कंपटीशन क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम एक आइडियल सिचुएशन जहाँ पे क्वांटिटी डिमांड हो रही है वो इक्वल है क्वांटिटी सप्लाई के, ठीक है। सो कंपटीशन मार्केट में रेफर करता है सिचुएशन जहाँ पे सेलर्स कॉम्पीट करते हैं ज़्यादा बाय, मतलब उनका ऑर्डर ले। तो बेस्ड ऑन कंपटीशन हम कह सकते हैं बहुत सारे टाइप के हमारे मार्केट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करें परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, देन मोनोपोली, देन इम्परफेक्ट मार्केट्स में भी मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है एंड हमारे मोनोस्पोनी है। तो अगर हम सीधा फीचर्स पे आते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो परफेक्टली जो हमारी दैट इज कॉम्पिटिटिव मोनोपोली, तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंगल ही सेलर होता है, ठीक है, जैसे कि हमारा रेलवे है। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इसमें भी होते हैं, ठीक है। एंड ओलिगोपोली में फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं,
कुछ लेकिन बड़े बड़े, ठीक है। और मोनोस्पोनी में एक ही बायर होता है, जैसे कि गवर्नमेंट एक तरीके से देखा जाए। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल है, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेम सेम होते हैं, इससे जब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, जैसे कि आईफोन है, मैं लाइक लैपटॉप तो बहुत सारे, लेकिन मैकबुक के कंपटीशन में कोई नहीं है। लाइक मोनोपोलिस्टिक जो हमारा कंपटीशन में प्रोडक्ट सिमिलर हैं बट नॉट आइडेंटिकल नहीं है। अच्छा ये सॉरी इसका एग्जाम्पल था, जो लैपटॉप वाला था ना, इसका एग्जाम्पल था लैपी वाला, मोनोपोलिस्टिक का था। मतलब प्रोडक्ट तो सिमिलर है लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, इसलिए हमारे प्रोडक्ट जो है सेम है। लैपटॉप तो बहुत बार अलग अलग कंपनी के आ रहे हैं लेकिन सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। और मतलब एक तरीके से ऑस्पेक्ट्स और एक तरीके से, इसलिए एक मोनोपोलिस्टिक, मोनो का मतलब है एक की ज़्यादा चलती है, ठीक है। मोनोपोली का मतलब है कोई सब्सटीट्यूट ही नहीं है, इसमें तो कोई सब्सटीट्यूट होता ही नहीं। ओलिगोपोली का मतलब होता है प्रोडक्ट में भी आइडेंटिकल हो सकता है, अलग अलग कैसे भी हो सकता है, लेकिन लार्ज सेलर्स से कम है, सेलर्स कम है, मतलब एक तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा वेराइटी नहीं एक तरीके से हम देखा जाए तो। मोनोस्पोनी जो होता है वो कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट यहाँ पे भी नहीं होता है। यहाँ पे एंट्री एग्जिस्ट जो है फ्री होती है, यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स फ्री है एंटर करने के लिए, एग्जिट करने के लिए भी। ओलिगोपोली में थोड़ा सा बैरियर होता है एंट्री ऑफ द फर्म्स का इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इतना ज़्यादा हर कोई नहीं कर सकता है इस तरीके से। इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। हो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है एग्रीगेट के साथ हमेशा। हम जैसे कि टोटल लेके चलते हैं, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इसको इसलिए हम उसको इनकम थ्योरी की तरह से इनकम ही डिटरमाइन कर रही है पूरी इकोनॉमी की, ठीक है। स्कोप क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो नेशनल इनकम में स्कोप है, इन्फ्लेशन में है, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या होता है, जैसे बूम, रिसेशन, डिप्रेशन आ जाना, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट बताते हैं, क्लियर मैग्नीट्यूड की पिक्चर देती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के सॉल्यूशंस सॉल्व करने के लिए बेसिक प्रॉब्लम्स को, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो 3 टाइप का सिस्टम होता है, दैट इज़ अ कैपिटलिस्टिक, दैट इज सोशलिस्टिक एंड द मिक्स्ड। कैपिटलिस्टिक में हमारा क्या होता है, प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, फ्रीडम होती है चॉइस की, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी अपनी चला सकता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, फ्री कंपटीशन होता है, फ्री मैकेनिज्म होता है, गवर्नमेंट का एक लिमिटेड रोल होता है, इनक्वालिटीज़ होती है हमारी इनकम में, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ नहीं होगी डेफिनेटली। वैसे इसको हमने नीचे से भी पढ़ सकते थे, वो बेटर है। हाँ, इधर ध्यान देते थे। तो हमारा ओनर कौन है, यहाँ पे प्राइवेट है, यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे हमारा मिक्सड है, मतलब दोनों होंगे, ठीक है। इकोनॉमिक मोटिव यहाँ पे प्रॉफिट होता है, यहाँ पे हमारा सोशल होता है, यहाँ पे हमारे दोनों होते हैं, ठीक है। देन वी हैव द सोल्यूशन, क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे सोल्यूशन किसके हाथ में है, फ्री मार्केट के हाथ में। यहाँ पे सोल्यूशन किसके हाथ में, सेंट्रल प्लानिंग, मतलब गवर्नमेंट करेगी, एंड यहाँ पे दोनों ही अपना रोल निभाते हैं। गवर्नमेंट का रोल क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा रेगुलेशन करेगा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व करेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है, ठीक है। देन वी हैव द नेचर ऑफ एंटरप्राइज। नेचर कैसा होता है, यहाँ पे प्राइवेट होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट होता है, यहाँ पे दोनों होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम, यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम है, यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती है, यहाँ पे लिमिटेड फ्रीडम है, ठीक है। मेजर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इनक्वालिटी आएगी, अगर सब कुछ प्रॉफिट मोटिव से होगा, यहाँ पे इनएफिशिएंसी आएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगी, दोनों ही समस्या थोड़ी थोड़ी रहेगी। कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो दैट इज अ स्टॉक एंड द फ्लो वेरिएबल, ठीक है। तो स्टॉक क्या होता है, क्वांटिटी होना, एक मेजर्ड जिसको हम करें पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। तो जैसे कि हमारा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एक पीरियड ऑफ टाइम पे इतना है। फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो मेजर्ड होते हैं हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे कि हमारी नेशनल इनकम है। ना इकोनॉमिक मॉडल जो है, मॉडल मतलब एक तरीके से जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे इकोनॉमिक वर्क कर रही है, ठीक है। और उसको हम कैसे शो करते हैं, मैथमेटिक्स, ग्राफ्स, इक्वेशंस के थ्रू उसको एक तरीके से रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच में, ये चल क्या रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है, ठीक है। नाउ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है हमारा, दो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, उसको हम एक मॉडल है इकोनॉमी का जो कि शो कर रहा है कनेक्शन क्या है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में, और कैसे वहाँ पे फ्लो हो रहा है हमारे इनकम का, हमारी सर्विसेज का, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, इन्हीं इकोनॉमिक एजेंट्स जैसे कि फर्म्स है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, नेशन है, इनके बीच में, ठीक है। तो ये बेसिकली होता क्या है, वैसे एनसीईआरटी के जो है ना वो देखना सर्कुलर फ्लो, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। नाउ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम का मतलब होता है टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं पीरियड ऑफ हमारे टाइम में, ठीक है। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमारी जो भी जो है प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, इसको हम कह देते हैं। नाउ कंसेप्ट्स क्या हमारे नेशनल इनकम के, तो दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इज द टोटल मार्केट वैल्यू है हमारी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हो रही है विद इन अ कंट्री। कंट्री अंदर जो है द ग्रॉस का मतलब होता है, देखो जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन है, डोमेस्टिक का मतलब होता है टेरिटरी से, और प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट, सिंपल। नेशनल, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, नेशनल में हमारा रेजिडेंट आ जाएंगे, सिर्फ प्रोड्यूस रेजिडेंट कर रहा है, यहाँ पे कोई एरिया वेरे से मतलब नहीं, रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोकेशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा कि नेट आ गया तो यहाँ पे हमें डिडक्ट करना है, लॉस भी डिडक्ट कर देना है, और वही नेशनल का मतलब है वही प्रोड्यूस हो रहा है सिटीजन इरेस्पेक्ट ऑफ द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है हमारा, हमने जीडीपी में से बेसिकली माइनस कर दिया, एक तरीके से जीडीपी से माइनस कर दिया हमने डेप्रिसिएशन को, मतलब जो नेट ग्रॉस का नेट बनाना है तो क्या करते हैं हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो वही है। तो नेट मार्केट वैल्यू हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हो रही है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पर्सनल इनकम क्या होती है, टोटल इनकम जो भी रिसीव करता है जो कि एक भी इंडिविजुअल, ठीक है, फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जो भी उसके सोर्सेज है। डिस्पोजेबल इनकम के मतलब होता है जो भी वो खर्च कर सकता है, तो ऐसी इनकम जो खर्च करने उसके लिए है, तो दैट इज अ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। सो इंडिविजुअल इनकम आफ्टर होती है, आफ्टर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, लाइक दैट। इन तो डिस्पोजेबल इनकम ही है जो वो एक तरीके से खर्च कर सकता है, अपने खर्चात उससे पूरे कर सकता है। नाउ व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, ये होता है एज एवरेज होना, सारे जो भी देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम ले लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, दैट इज नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, एक इंडेक्स है जिसमें हम बेसिकली इधर एक तरीके से प्राइस चेंजेस जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज में हुआ है वो पता लगाते हैं, ठीक है, कितना प्राइस में बदलाव है, एक तरीके से हम इसको इन्फ्लेशन इंडिकेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, नॉमिनल बाय रियल इंटू में 100, ठीक है। नॉमिनल में वी हैव, नॉमिनल में हम क्या लेते हैं, नॉमिनल में एंड रियल में क्या होता है, रियल में हम लेते हैं दैट इज बेस ईयर प्राइस लेते हैं, इसमें हम करंट ईयर प्राइस लेते हैं, ठीक है। नाउ नाउ टर्म्स क्या क्या यूज़ होती हैं हमारी दैट इज़ नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में, तो पहला है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो फाइनल गुड्स वो होती हैं जो कि परचेज की गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजप्शन, सीधा कंज्यूम कर लेंगे। इंटरमीडिएट का मतलब है जो कि वो गुड्स हैं जो कि यूज़ होंगी एज एन हमारे जो भी इनपुट है, एक तरीके से एज अ इनपुट यूज़ होंगी मैन्युफैक्चर करने के लिए फाइनल गुड्स को। डोमेस्टिक टेरिटरी की अगर हम बात करें तो एक ये हमारी जियोग्राफिकल टेरिटरी है जो कि एडमिनिस्टर हमारे गवर्नमेंट के अंदर आती है, मतलब तरीके से। रेजिडेंट का मतलब है जो कि रिसाइड कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ ऑर्डनरी नॉर्मली रिसाइड कर रहा है एक साल से ज़्यादा। फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल, इंटरप्राइज, इनसे जो इनकम आती है उनको फैक्टर इनकम कहते हैं, जिसकी वेजेस, रेंट, हमारा प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ऐसा इनकम जो कि रिसीव करा है एक इंडिविजुअल ने और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करा है, ठीक है, तो इट्स लाइक ट्रांसफर इनकम, जो ऐसे ट्रांसफर हो गया ओल्ड एज पेंशन, पॉकेट मनी वगैरह। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फॉल इन प्राइस, किसी भी चीज़ का मतलब वॉल्यू जो है फॉल कर जाती है, कितनी फॉल हुई, दैट इज डेप्रिसिएशन। ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो सकती है, फॉर्सिन ऑब्सोलेंस भी हो सकती है। कंसेप्ट क्या है नाउ, रियल एंड नॉमिनल जीडीपी का। तो नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, दैट इज नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, हमारी टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की, प्रोड्यूस हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी में, और ये हमारे गिवन फाइनेंशियल करंट प्राइसेस पे बेसिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मेन इसमें यही डिफरेंस है। एंड रियल क्या है हमारी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एट द कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। एग्जाम्पल है, सपोज अ कंट्री हैड प्रोड्यूस 200 कार्स इन द ईयर, ठीक है, तो एग्जाम्पल वैसे हम नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट। एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम हम कैसे निकालते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, तो बेसिकली 3 तरीके हैं मेजर, दैट इज प्रोडक्शन, इनकम एंड हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है। दीज आर दी 3 मैथड्स। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें तो, और ये तीनों ही क्या होते हैं, सेम भी होता है। दिस इज बिकॉज हमारे तीनों मेथड्स सर्कुलर इन नेचर, क्योंकि हमने सर्कुलर मॉडल पढ़ा था ना, कि सर्कुलर मॉडल में क्या होता है कि एक तरीके से सर्कुलर नाम ही इसलिए है ना कि वो प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उतनी इनकम जनरेट होती है और उतना ही खर्चा लोग करते हैं, जिस तरीके से इट्स लाइक दैट, ठीक है। अब आप सीधा आते हैं हम प्रोडक्ट या फिर वैल्यू एडेड मेथड पे। सो जीडीपी इज एस्टिमेट होती है बाय कैलकुलेट करके वैल्यू एडिशन डन जितना भी फर्म ने करा है हर एक स्टेज पे, ठीक है, और हर एक सेक्टर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से जीडीपी एमपी से हमारा निकल के आता है, ठीक है। इनकम मेथड से अगर हम बात करें तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्या देखते हैं, इसमें जितनी भी नेशनल इनकम है उसको कैलकुलेट करते हैं, एडअप कर लेते हैं जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, एडअप कर लेते हैं जितनी भी इनकम जनरेट हुई है ना, कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द नेशनल प्रोडक्ट, सो दैट इज जीडीपी। इससे भी हमारा फैक्टर कॉस्ट आता है, इसमें बहुत सारे जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये है, कॉस्ट इनकम ये होती है, लैंड से आता है रेंट, लेबर से आते हैं वेज, कैपिटल से आता है इंटरेस्ट डिविडेंड, और इंटरप्रेन्योर से आते हैं प्रॉफिट, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, वी मेजर द एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड हुआ है फाइनल प्रोडक्ट पे, ठीक है, उसको हम सबको टोटल कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा आता है, तो इसके तरीके बता रखे जीडीपी एट हमारा इससे क्या आता है, जीडीपी एट एमपी आता है, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो फाइनल कंजप्शन को हमने प्राइवेट फाइनल कंजप्शन को सी बोला गया है, तो उसमें जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज एक इंडिविजुअल कर रहा है उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं, हाउस होल्ड कर रहा है प्राइवेट फर्म। देन विद द इन्वेस्टमेंट जो है वो किए जा रही है हमारी कैपिटल गुड फर्म्स के द्वारा, इस तरीके से जैसे कि मशीनरी हुई, ठीक है, जैसे कि बॉन्ड्स हुए। नो हमारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी खर्चा हो रहा है, ठीक, गवर्नमेंट का खर्चा है। एंड नेट एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे दे रखी है जो कि ध्यान देने लायक भी है, दैट इज़ ये बोल रहा है कि नोट करो जो विडो की ये वगैरह वगैरह ये हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में बेसिकली नहीं आते हैं,
ये हमारे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में नहीं आते हैं, मैं गवर्नमेंट की एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नाउ कंसेप्ट क्या हमारे फैक्टर कॉस्ट एंड हमारी मार्केट प्राइस का, ठीक है, आसान भाषा में। सो देखो देयर आर नंबर ऑफ इनपुट्स जो कि इंक्लूड होते हैं एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं एंड दीज इनपुट्स को कॉमनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो बहुत सारे इनपुट्स हैं जिनको हम जिनसे प्रोडक्शन करते हैं, इन्हीं फैक्टर्स और उनसे क्या इनको कॉमनली क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नाउ जो प्रोड्यूसर्स होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको एक कॉस्ट आती है फॉर यूजिंग दिस फैक्टर्स। तो एक प्रोड्यूसर को कॉस्ट आएगी इन सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। दिस कॉस्ट अल्टीमेटली एडेड अप टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक तरीके से प्रोडक्ट जो का प्राइस जो डिसाइड होगा उन्हीं के बेसिस पर डिसाइड होता है। फैक्टर कॉस्ट रेफर टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि इनकर्ड हुई है बाय द हमारे फर्म व्हेन यूजिंग दी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस करते समय। अब एग्जाम्पल नहीं जाएंगे, इट डज नॉट इंक्लूड, इसमें टैक्सेस नहीं आता है डेट आर पे टू द गवर्नमेंट सिंस टैक्सेस आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन, बिकॉज टैक्सेस का कोई प्रोडक्शन से लिंकेज नहीं है एक तरीके से डायरेक्टली, ठीक है। और सब्सिडीज जो है रिसीव होती हैं, इंक्लूडेड होती है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। क्योंकि सब्सिडीज का क्यों इम्पैक्ट है, बिकॉज सब्सिडीज दी है इसलिए उस चीज़ की प्रोडक्शन हो रही होगी या फिर उस पार्टिकुलर जगह पे प्रोडक्शन हो रही होगी इसलिए, ठीक है। तो ये होता है हमारा मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हुई हैं आर सोल्ड, प्रोड्यूस जो कि सोल्ड होंगी वो मार्केट प्राइस पे होती है मार्केट में जाके। सो इट इज़ द प्राइस जो कंज्यूमर्स जो है वो पे करेगा फॉर द प्रोडक्ट जो भी वो परचेज करेगा। टैक्सेस चार्ज बाय गवर्नमेंट, टैक्सेस क्या हो जाएंगी एक तरीके से ऐड हो जाएंगी, ठीक है, वाइल जो सब्सिडीज हो जाएंगी वो हमारी रिड्यूस हो जाती हैं एंड टैक्सेस आर एडेड एंड सब्सिडीज आर रिड्यूस एंड इस तरीके से हमारा जो एम पी इक्वल्स टू एफ सी प्लस में डायरेक्ट टैक्सेस माइनस में सब्सिडीज आती हैं, ठीक है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ करंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइजेस। करंट का तुम्हें पता ही है, एक्चुअल प्राइस जो भी हम इकोनॉमी में उस टाइम पे चल रहे हैं, कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं है। इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं, इसका मतलब ये है देखो जो पिछला हमने बेस ईयर माना है उसका मतलब है यहाँ पे तगड़ा इन्फ्लेशन चल रहा होगा, ठीक है। अगर उसके कंपैरिजन में करेंगे तो अच्छा खासा हमें पता चलेगा। तो कांस्टेंट प्राइसेस जो है इस पर इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, ये एडजस्टेड भी है और ये इनेबल कराती है हमें मेजर करने के लिए एक्चुअल जो भी चेंज आ रहा है आउटपुट में। सो देन वी हैव द ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड जीडीपी का कंपैरिजन हमारे यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हम कह सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो है होता है, ठीक है ना। एक मिनट रुको, अरे वेट अ मिनट, ठीक है। तो जीवीएट बेसिक प्राइसेस में हमारा प्रोडक्शन विल इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस एक्सक्लूड द प्रोडक्शन सब्सिडीज अवेलेबल। तो यहाँ पे इंक्लूड करते हैं टैक्सेस को और सब्सिडीज को हटा देते हैं। जीवी पे अगर हम एट फैक्टर प्राइस पे देखें तो यहाँ पे चलो फैक्टर प्राइस पे छोड़ो, आप बेसिकली इस पे ध्यान देते हैं। जीडीपी एट एमपी जो होते हैं इसमें बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस भी होती हैं एक्सक्लूड होते हैं, बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट की सब्सिडीज को एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। सो जीवीपी एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो जीवीपी इज अ डिफरेंस है बिटवीन द वैल्यू ऑफ फर्म की आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। मतलब एक तरीके से हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। जितनी भी आपने आउटपुट की वैल्यू आई है टोटल उसमें से जितने भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको हटा दो, बिकॉज वो ऑलरेडी डबल काउंटिंग ना मतलब जिससे, ठीक है। तो इट इज़ लाइक दैट। सो इट इज़ अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हुई हैं विद इन द कंट्री आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल को यहाँ पे डिडक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। नाउ जीवीपी गिव्स अ पिक्चर ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम अ प्रोड्यूसर और सप्लायर साइड। तो एक तरीके से जीवीपी क्या कर रहा है, एक पिक्चर दे रहा है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की सप्लायर साइड से कि हमने ये प्रोड्यूस करा है उसकी ये वैल्यू है, ठीक है। सो जीवी इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल थ्री सेक्टर्स के लिए होता है डेफिनेटली, ठीक है। एग्रीकल्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, एंड इज अ सेक्टर बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि हम देखते हैं कि एक सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, हम ये कह सकते हैं। एंड जीवीपी फॉर इंडिविजुअल सेक्टर टेल करता है हमें परफॉर्मेंस कैसी है उस इंडिविजुअल सेक्टर की एंड नॉट द इकोनॉमी की नहीं बताता है पूरी तरीके से। यहाँ पे जीडीपी की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है टोटल वैल्यू हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी में गिवन फाइनेंशियल ईयर में। तो इट इज़ अ मार्केट वैल्यू, इसमें हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं जितने भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि प्रोड्यूस हुए। अगर बात ही मार्केट वैल्यू की तो इसका मतलब समझ ही जाना चाहिए कि हम किसके वे से किसकी साइड से देख रहे हैं, हमारी कंज्यूमर की साइड से देख रहे हैं, राइट। नाउ इट इज़ मेजर, ठीक है। GDP gives a picture of a state from the consumer side, ठीक है। सो व्हेन GVA फॉर ऑल थ्री सेक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हमारी GDP की वैल्यू आती है, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे हर एक पर्टिकुलर सेक्टर का होता है, वो सबको प्लस करते GDP आती है। सो एक टेरिटरी बेस्ड कंसेप्ट था और ये हमारा सेक्टर बेस्ड कंसेप्ट है। ज़्यादा से में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन देगा परफॉर्मेंस एंटायर इकोनॉमी की, ये सेक्टर की दे रहा था, इकोनॉमी की देगा, बस दैट इज इट फॉर द टुडे।